कल हमने कुछ रिजल्ट्स बोले थे मैंने आपको, ऐसे आज भी कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। उस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको कल बोला था कि अगर हमारे पास ऐसा होगा, क्योंकि इसको हम बना के रखेंगे, इसमें और भी कुछ चीजें भरने हैं। ये हमने कल बनाया था ना, आपके लिए बना के हैं, बट मैं थोड़ा सा दोबारा बना ला और आपको रिपीट भी हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आप इस पेज को अलग बनाना और चिपकाना किसी जगह पे, रोटेशन इतना ही है, रोलिंग मोशन, ठीक है, जितना मैं इसको भर दूंगा, ठीक। तो हमने पहले बोला था, यहाँ पे हमने बीटा वैल्यू निकाला था, यहाँ पे हमने लिखा था रिंग, और हमने लिखा था सिलेंडर ना, हॉलो सिलेंडर ना, हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे लिखा था हमने हॉलो स्फीयर, यहाँ पे हमने लिखा था हॉलो स्फीयर। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डिस्क एंड सॉलिड, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। फिर इसके बाद क्या लिखा था, सॉलिड स्फीयर। फिर इसके बाद हमने पहला जो लिखा था बीटा वैल्यू जो हमारे पास आया था, यहाँ पे बीटा वैल्यू असल में क्या है, KT/KT है ना, ट्रांसलेशन बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला सही। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे वैल्यू, इसका वैल्यू का 1/2, इसका क्या आया था वैल्यू, शाबाश, 3/5, इसका क्या आया था 2/3, इसका क्या आया था 5/7। ये हमने बोला था, ये हमारे पास 0.5, ये हमारे पास आया था 0.6, ये हमारे पास आया था 0.66, ये हमारे पास आया था 0.71, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रोटेशन वाला। अगर हम ऐसा लिखेंगे KR/KT, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, ये T जो मगर है, ये कौन सा T है, टोटल वाला, ठीक। तो हमने यहां से देखा इसको, यहाँ पे हमारे पास बना था 0.5, यहाँ पे हमारे पास बना था 0.4, यहाँ पे हमारे पास बना था 0.34, यहाँ पे हमारे पास बना था 0.28, वही आया था क्या। अब हमारे पास फिर और एक हमने लास्ट पे पढ़ा था, जिसको हमने बोला था G, है ना, यानी कि ACM जो हमारे पास आया था, वो आया था किसके फॉर्म में, G sin थीटा इंटू बीटा, वही आया था ना। तो यहाँ पे बना था 1/2 G sin थीटा, यहाँ पे बना था 3/5 G sin थीटा, यहां पे बना था 2/3 G sin थीटा, यहां पे हमारे पास बना था 5/7 G sin थीटा, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि जो हमारे पास यहां पे अब नेक्स्ट जो हम रेशियो लिखने जा रहे हैं, वो हम लिखेंगे रोटेशन वर्सेस, यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस इज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। मुझे पता है कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने बीटा बोला था, वही बोला था ना, और जो हमारे पास यह है, इसको मैंने 1 - बीटा बोला था, वही बोला था ना, 1 - बीटा बोला था। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो बनेगा ना, बीटा डिवाइडेड बाय 1 - बीटा। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास यहाँ पे बनेगा, ये 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 नहीं होगा, यानी कि 1/2 दैट 1 आएगा ना। ये वो रेशियो आप इसका और इसके बीच में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1। कितना आएगा, इसका कितना बनेगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, वही होगा क्या। तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 3/2 वही आएगा ना। दैट मींस वो बनेगा 1.5। इसका कितना बनेगा, दिस इज 0.6 डिवाइडेड बाय 0.34, ये कितना बनेगा 2/, आप इसको देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। नहीं नहीं नहीं, हाँ कितना आएगा आंसर, ये हमारे पास ये वाला वैल्यू आ रहा है 2, ये आ रहा है क्या। इसका कितना बन रहा है 5/, अब देखो जो पॉइंट्स में देखेंगे आप इसको, ये देखो, ये हमारे पास 1 हुआ, ये हमारे पास 1.5 हुआ, ये हमारे पास 2 हुआ, ये हमारे पास 2.5 हुआ, आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हम बाद में लिखेंगे, इस पे एक अच्छा सा टेबल बनाएंगे हम। हाँ हाँ लास्ट वाला वो है 2.5, 5/2, यही आ रहा है क्या अकॉर्डिंग टू यू पीपल, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट्स फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन। आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी नहीं सोचनी है किधर जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन खुद बताएगा, आपकी इक्वेशन बताएगा खुद की किधर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। चलो लिख लो फ्रिक्शन। आप याद करो कल कुछ इक्वेशंस हमने बनाए थे, ठीक है ना। कौन कौन सी इक्वेशन बनाई थी हमने कल जब हमने रोलिंग मोशन पढ़ी थी, शाबाश। पहली इक्वेशन हमने बनाई थी, एक हमने बनाया था mg sin थीटा, माइनस हुआ था फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैंने
ACM बोला था, है ना। दूसरा हमने बोला था कि जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बराबर होगा I इंटू अल्फा के बराबर, ठीक है ना। फ्रिक्शन इंटू आर, आई अल्फा इंटू आर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहां पे बोला था F इज इक्वल, अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूंगा, प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास क्या है, ACM किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू आर। प्योर रोलिंग के लिए क्या करते हैं, ACM जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। समझना बात। तो मैंने ये बोला कि प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास, देखो कैसे ये कैसे बनेगा, अब हम फ्रिक्शन यही से निकालेंगे इसको। मैंने इक्वेशन सेकंड बोला था शायद कल। मुझे पता है कि जो हमारे पास यहां पे जो रोलिंग हो जाएगी बॉडी की, तो मुझे बताइए यहां पे हमारे पास ये mg साइन थीटा इधर से लग रहा था ना, यहां से mg cos थीटा लगा था, है ना, और ये हमारे पास यहां पे लगा था नॉर्मल। अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये आर की दूरी पे तो था, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। जब टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, मुझे बताइए टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर नहीं होगा। तो टॉर्क के बदले में क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन इंटू आर नहीं लिखूंगा, आई अल्फा के बराबर, है कि नहीं। तो मुझे बताइए एफ किसके बराबर हो जाएगा, आई अल्फा बाई आर। यही मैंने बोला था, ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर अब बात होगी, ठीक। चलो लिखो फ्रिक्शन फोर्स। हम क्या पहला टर्म हमने निकाला, GACM निकाला था वहां पे रोलिंग मोशन में, इंक्लाइन प्लेन पे हम पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स में हमने ये बनाना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, F इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। आप पहले से स्टार्ट करोगे। प्योर रोलिंग के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, प्योर रोलिंग में हमारे पास है, मुझे पता है कि ACM जो होता है बराबर वो अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको ACM ही रखूंगा, बिकॉज ACM का वैल्यू मैं जानता हूं, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फा को लिखना है, मैंने लिखा अल्फा इज इक्वल टू ACM डिवाइडेड बाय आर। क्या सही है ये। तो मैंने यहां पे अब इस इक्वेशन में इस ACM का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू लिखूंगा। मेरे पास आएगा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू आई अल्फा के बदले में लिखूंगा ACM बाय आर, और इसका अपना भी आर होगा यहां पे। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आई ACM डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर बात है क्या, ये हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर होगा। जरा मुझे बताइए, कल हमने कुछ लिखा था, ACM किसके बराबर था, ACM था mg साइन थीटा इंटू बीटा, वही था ना, mg साइन थीटा इंटू बीटा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू mg, यहां पे I इंटू mg साइन थीटा इंटू हमने लिखा था बीटा, डिवाइड में लिखा था आर स्क्वायर। मैंने ट्रिक भी बोली थी आपको, जहां पर g होगा वहां पर बीटा मल्टीप्लाई करोगे, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो। अगर फ्रिक्शन लग रही होगी तो हमारे पास जहां पर g होगा वहां से मल्टीप्लाई बीटा भी होगा, है कि नहीं। तो मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ी सी डेरिवेशन मुश्किल है, बाकी इजी आंसर आ जाएगा हमारे पास पर, समझना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, आई तो अपनी जगह लिखूंगा मैं mg साइन थीटा, क्या मैं इस बीटा को नीचे लिख सकता हूं 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं, वही आएगा। अब क्या मैं इस आई को भी रिप्लेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन एम के स्क्वायर से। तो मैंने क्या लिखा, F इज इक्वल एम के स्क्वायर इंटू, यहां पे हमारे पास जी साइन थीटा जो है, जी साइन थीटा, और हमारे पास यहां पे नीचे आ जाएगा अपना आर स्क्वायर भी है ना, आर स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास क्या है, इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं, यही था ना इक्वेशन में। तो मुझे बताइए, जरा ध्यान से समझना, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। F इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू हमारे पास है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसा है क्या, मैं अगर इस टर्म को डिवाइड करूंगा, यहां से न्यूमिनेटर को भी करूंगा, डिनोमिनेटर को भी करूंगा, समझना बात। मैंने डिवाइड किया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से, मैं चाहता हूं कि बीटा के टर्म्स में आ जाएगा कुछ। तो हमारे पास F इज इक्वल, मैंने न्यूमिनेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी किया। जब मैं न्यूमिनेटर को करूंगा खत्म हो जाएगा ना टर्म, बचेगा क्या, mg साइन थीटा सिर्फ न्यूमिनेटर में। जब यहां पे करूंगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय करूंगा मैं यहां पे 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां से लिखा, और प्लस हमने यहां पे क्या किया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये हमारे पास पूरी टर्म बन आ जाएगी। अब ये ऊपर आ जाएगा ना, जब ये ऊपर आ जाएगा, F इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। सही है, सही है। तो हमारे पास ये आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस 1 हो जाएगा ये।
अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या है 1/k² r² + 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आता है 1/1 - बीटा। क्या आता है 1/1 - बीटा वैल्यू आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिखूंगा, फिर आप बाद में लिख लेना। तो मैंने यहां से इक्वेशन को लिखा, या वाला आपने उतारा था ना हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, F इज इक्वल mg sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय करूंगा मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा। क्या करूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा। तो ऊपर आ जाएगा, तो F का वैल्यू कितना बनेगा, mg sin थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स जो आपको हर एक जगह पे लगेगा। बीटा वैल्यू हम जानते हैं ना हर एक चीज का, ठीक है। mg sin थीटा तो हमें ऑलरेडी पता होगा, इंक्लिनेशन ये एंगल हमारे पास मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हर एक चीज का फ्रिक्शन फोर्स निकाल दोगे, चाहे आपको फ्रिक्शन किसका निकालना हो, रिंग का निकालना होगा, डिस्क, हम एक एक करके निकालेंगे सारों का, बट ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको आप याद रखोगे। मैं सारे इक्वेशन आज के अभी से जो भी आएंगे वो सारे के सारे आएंगे बीटा के टर्म्स में। किसमें आएंगे, बीटा के टर्म्स। वो ये भी तो मैंने बीटा के टर्म्स में लाया ना। इसको उतारो, क्वेश्चन दिखाता हूं। क्यों आप क्या बोल रहे हैं, एम क्या लिखना है, ओ यस यस यस, ये जी साइन थीटा था ना, मैंने लिखा है एम जी साइन थीटा। एम आएगा सिर्फ इसका, ठीक है। जब मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा, एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखना था जी साइन थीटा इंटू बीटा बाय आर। हाँ अब सही। बीटा वैल्यू हर एक का याद है ना, इनको याद करना, वरना इतना खचर की मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं अगर आपको बीटा वैल्यूज इन 4-5 चीजों का याद नहीं रहा तो। पहले क्या बनता है 1/2, फिर इसके बाद दूसरा क्या बनता है, शाबाश, पहला बनता है 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, वही बनता है ना। तो ये चीजें सारे याद होने चाहिए आपको, क्लियर। मैं रिपीट करूं, कहां पे, पहले से मैंने क्या किया, मैंने आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाया, यहाँ पे मैं आर ए sin थीटा का वैल्यू जानता था ना, तो एज ए का वैल्यू जो आया था कल मैंने लिखा था, इसका वैल्यू डिराइव किया था जी sin थीटा इंटू बीटा। तो हमारे पास लिखा आई इज इक्वल जी sin थीटा इंटू, यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर अपना था और बीटा वैल्यू यहाँ पे है। बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 डिवाइड बाई 1 बाई के 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बीटा का वैल्यू है, असल में बीटा वैल्यू हमारे पास है वो आता है इसके बराबर, बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे 1 बाई लिखूंगा, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी नहीं वाली टर्म, तो बन गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अपना इसके पास क्या है आर स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई में, ये ऑलरेडी पहला ही मल्टीप्लाई है। तो फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बनाई अलग टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना एम जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब मैंने ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है, मैंने पूरी टर्म से इसको न्यूमिनेटर को भी डिराइव किया, डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। या जब न्यूमिनेटर को डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब इसको 1 को डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, बनेगा 1। अब हमारे पास जनरल में रिजल्ट जो आया वो बना हमारे पास F इज इक्वल एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। क्या बना, एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। जरा लिखो आप, ये लिखा सारा आपने लिखा, एक मिनट लिखो, लिखो कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स of ring at angle 30 degree having mass m, क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरे पास जो ये रिंग मैंने रखी, कहां पर रखी मैंने, इंक्लाइन प्लेन पे। जब मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा तो हमारे पास यहां पे ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये हमारे पास रिंग है यहां पे,
इस रिंग का मुझे अब कुछ नहीं करना, मेरे पास अब रिजल्ट है एफ इज इक्वल टू कितना एम जी साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या है 1 माइनस बीटा। रिंग है, रिंग का मुझे पता है कि इसका बीटा वैल्यू है कितना 1/2। वेरी गुड, ग्रेट। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना बनेगा एम जी साइन 30 है ना, इस टाइम तो एंगल भी रखना पड़ेगा। तो हमारे पास साइन ऑफ 30 इंटू हमारे पास 1 माइनस 1/2 का मतलब होता है 1/2। तो हमारे पास क्या लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम जी साइन ऑफ 30 के बदले भी तो 1/2 ही लिखूंगा, वही लिखूंगा। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम जी बाई 4 वही आएगा क्या। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया इसका। अब मुश्किल है क्या निकालना, उससे तो आसान है ना जो पहले पढ़ा था फ्रिक्शन, तो इसलिए उसका यूटिलाइजेशन यहां पर है। ठीक, तो हमारे पास mg/4 आया। अब ये क्या कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास एंगल भी पता है, आपके पास बॉडी का बीटा भी पता है, ठीक है, रख सकता है। यहां पे सिलेंडर रखेगा, रिंग रखेगा, सॉलिड स्फीयर रखेगा, हॉलो स्फीयर रखेगा, डिस्क रखेगा, और यही तो चीजें इसके पास है जो ये रखेगा। एंगल बढ़ा देगा, मास बढ़ा देगा, आपके पास सारी चीजें पता है फ्रिक्शन के। बस आपको ये याद रखना है एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा, एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। तो रिंग का हमने निकाला, कितना आया यहाँ पे हमारे पास। अब जनरल एंगल्स पे हम निकालेंगे क्योंकि हमें टेबल बना के हैं, उस टेबल को फिल भी तो करना है। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एक एक करके रिंग का, डिस्क का वगैरह, फिर इसके बाद वहां पे पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास पहले अगर मैं रिंग का देखूंगा, रिंग हमारे पास होता है फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल, इसका मास सारों का सेम लेते हैं, सेम एंगल पे रखेंगे, एम जी साइन थीटा इंटू हमारे पास है 1 माइनस बीटा। ये तो जनरल फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम जी, जहां पे आएगा साइन थीटा इंटू आएगा 1 माइनस 1/2। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स हो गया बराबर एम जी साइन थीटा बाई 2। वही होगा क्या, ये हमारे पास होगा फ्रिक्शन फोर्स फॉर द रिंग, फ्रिक्शन फोर्स फॉर द रिंग, ये हमारे पास इसका वैल्यू इतना आता है। दूसरा की अगर हम बात करेंगे, फिर इसके बाद यही तो हमारे पास किसका होगा, रिंग और हॉलो सिलेंडर का तो सेम आएगा ना। ये हमारे पास रिंग और हॉलो सिलेंडर का है। अब अगर हमारे पास दूसरा कौन सा होगा, हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर हमारे पास था। हॉलो स्फीयर के लिए बीटा वैल्यू बताइए, बीटा वैल्यू हॉलो स्फीयर के लिए याद कर दो, कितना आएगा 0.6 आता है। कितना वैल्यू है 3/2। ग्रेट, तो हमारे पास बीटा वैल्यू हॉलो स्फीयर के लिए 3/2 है। तो एफ का वैल्यू कितना बनेगा, एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू, काफी पर सुनता था क्वेश्चन 3/5। तो हमारे पास 1 माइनस 3/5 कितना आ जाएगा, वो 5 माइनस 3/5, दैट मीन 2/5। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया बराबर यहां पे कितना 2/5 एम जी साइन ऑफ थीटा। ग्रेट, फिर इसके बाद जरा डिस्क का बताइए, डिस्क का बीटा वैल्यू कितना होगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम है ना, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर हमारे पास सेम है, तो इसका कितना बीटा वैल्यू है 2/3। तो जरा बताइए कितना आएगा, एफ इज इक्वल एम जी साइन ऑफ थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3, दैट मीन 3/2, दैट मीन 1/3, दैट मीन एफ इज इक्वल टू 1/3 एम जी साइन ऑफ थीटा। क्लियर बात। फिर इसके बाद जरा मुझे बताइए सॉलिड स्फीयर का क्या आया था। सॉलिड स्फीयर, तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर का कितना है 5/7, बीटा वैल्यू इज इक्वल टू 5/7। तो मुझे बताइए एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस 5/7, दैट मीन क्या ये 2/7 हो जाएगा। तो हमारे पास जरा देख लीजिएगा 2011 का सवाल यही है, इसी का यही आंसर इसका, एम जी साइन ऑफ थीटा, दैट मीन ये बनेगा 2/7 एम जी साइन ऑफ थीटा। जरा देख लीजिए, आप सवाल दिखाता हूं। अपने डायरेक्ट टेबल में भरा, शाबाश इंटेलिजेंट लोग। हो गया क्या, लास्ट है 2/7 सॉलिड स्फीयर। F is equal to mg sin theta into 1 minus 5/7. 5/7. That means 5 minus 7 minus 5/7. That means 2/7. So क्वेश्चनिंग हो गया क्या, जरा देखो क्वेश्चन अब यही वाला। इन द अबव इक्वेशन, जो पहला क्वेश्चन कल का किया था ना हमने ऐसा, वो सॉलिड स्फीयर रखा था ना उसने, उस पे उसी के सब टॉपिक से ही आपके मॉड्यूल पे ही है, यानी इस पे डीपीपी पे। जरा देखो इसने क्या बोला, इसने बोला सॉलिड स्फीयर है ये,
इन द अबो क्वेश्चन जो किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका वो सॉलिड सुफियर ने रखा था इंक्लाइन प्लेन पे, जो हमने कल किया था उसकी एक्सेलरेशन निकाली थी, ठीक है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द सुफियर इज, कितना हो जाएगा फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, अब सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास आंसर है, आपको अब आंसर ऐसे याद आएंगे, तो ये हमारे पास है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है इन टर्म्स ऑफ द tan, दिखाता हूं पहले सवाल फिर कराता हूं। ये भी है हमारे पास, ये है ना 2/7, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कराऊंगा पहले। 2011 पे ऐसा ही सवाल आया था, पहले क्वेश्चन देख लो। 2/7 इंटू tan थीटा आंसर है, पहले हम दिखाऊंगा मैं कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के आंसर। ध्यान से समझना, मुझे पता है कि जो हमने अभी तो फ्रिक्शन पढ़ा, ये फ्रिक्शन जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या लेस होना चाहिए, तभी तो टॉर्क लगेगा। समझ में, अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो स्लाइड करेगा ना, तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगी नहीं, तो मोशन में आ जाएगी ना बॉडी। तो हमारे पास जो ये एफ आपने निकाला, कौन सा एफ, एफ इज इक्वल किसके बराबर था, हाँ किसके बराबर था, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू क्या है हमारे पास, इंटू हमारे पास है 1 माइनस बीटा, वही है ना। तो मुझे बताइए ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसको मैं एफ आर बोलता हूं, एफ आर इज लेस आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है कि नहीं, अभी तो टॉर्क लगेगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ाया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमने इंक्लाइन प्लेन पे लिखा था, जब पे टॉर्क का वैल्यू नहीं आया था, अगर तो वहां पे किसके बराबर आता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, याद है क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा लिखा था उन्होंने उस टाइम पे। तो बताइए यहां पे हमने लिखा एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू लिखा हमने 1 माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, याद है क्या। तो हमारे पास m और g कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मैं लिखूंगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू लिखूंगा मैं 1 माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू द म्यू। तो ये क्या है, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/1 इंटू बीटा इज इक्वल टू म्यू। क्या समझा का, व्हाट इज म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जरा मुझे बताइए म्यू वैल्यू क्या आएंगे, टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट रोलिंग मोशन इतना ही है जितना टेबल में आ जाएगा। बताइए अब, तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। अगर इसी क्वेश्चन को 2011 का जो सवाल है उसको देखूंगा, सॉलिड से फेर दिया है, तो मैं लिख सकता हूं ना tan थीटा इंटू लिखूंगा मैं 1 माइनस बीटा के बदले क्या लिखूंगा, बीटा के बदले 5/7 था ना, वो 5/7 करा इज इक्वल किसके बराबर है, म्यू के बराबर। दैट tan थीटा हो गया ना बराबर 7 माइनस 5/7, क्या ये होगा म्यू के बराबर, क्या मैं लिखूंगा 2/7 tan थीटा हो गया बराबर म्यू, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका एक्सप्लेनेशन, इसका फ्रिक्शन का केस 2 नोट कर दो, ये वाला पहला केस तो हमने पढ़ा, अब दूसरा केस। टू बाय tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू द म्यू। आया समझ, ओके। जरा इधर मुझे बता दो, बताओ म्यू वैल्यू फॉर रिंग, रिंग के लिए क्या लिखेंगे हम म्यू का वैल्यू, फिर मुझे टेबल में बताना, आप हेल्प करना। वहां पे हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा आएगा क्या, क्योंकि हमारे पास म्यू हो गया बराबर tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 tan ऑफ थीटा, क्या सही है ये। तो हमारे पास ये म्यू वैल्यू हो गया किसके लिए, रिंग के लिए। क्या ये सॉलिड हॉलो सिलेंडर के लिए भी तो वही है। तो अब हमारे पास जरा दूसरा देख लीजिएगा, हॉलो स्फीयर के लिए अगर हम देखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस कितना है 3/5 है, तो 3/5 आ गया, तो हमारे पास निकलेगा म्यू 2/5 है ना, म्यू इज इक्वल टू 2/5 tan ऑफ थीटा, वही आएगा क्या। तो ये हमारे पास किसके लिए है ये वाला वैल्यू, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर के लिए। जरा मुझे डिस्क और सॉलिड स्फीयर सॉलिड सिलेंडर के लिए बता दो, किसके लिए, दैट मींस म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना वैल्यू 2/3, तो हमारे पास बनेगा 1/3, म्यू इज इक्वल टू 1/3 tan ऑफ थीटा। जब तक प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, सॉलिड स्फीयर है क्या, सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, सॉलिड स्फीयर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 5/7 है ना, दैट मींस बनेगा 2/7, म्यू इज इक्वल टू 2/7 tan ऑफ थीटा। चाहे आपको म्यू वैल्यू पूछा जाए, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन पूछा जाए, चाहे आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए, फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए mg cos mg sin थीटा इनटू 1 माइनस बीटा हो जाएगा। अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन पूछा जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो होगा tan थीटा इनटू 1 माइनस बीटा। क्लियर बात। अब
सर याद कैसे रखेंगे? बीटा बीटा तो हर एक जगह पे आता है। जब मैंने बेटा आपको एसीएम पढ़ाया वहां पे बीटा मल्टीप्लाई था, जब फ्रिक्शन के केसेस आएंगे वहां पे मल्टीप्लाई है 1 माइनस बीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस यही पे 1 माइनस बीटा आएगा और किसी जगह पे 1 माइनस बीटा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। टेबल को कंप्लीट किया क्या सारू ने? मुझे भी फिर कराने दो, क्योंकि मुझे एक बैच को देना है, यहीं पे कंप्लीट करता हूं मैं। तो बताइए क्या हमने पढ़ा था इधर पे? यहां पे हमने पढ़ा अब हमने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स, वही है ना? फ्रिक्शन फोर्स की जो इक्वेशन है वो कितनी है? एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस बीटा। तो हमारे पास यहां पे बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एम जी साइन थीटा। क्लियर? यहां पे क्या बना था? यहां पे 1 बाई 2 एम जी साइन थीटा, यहां पे कितना आया था? 2 बाई 5 एम जी साइन थीटा। यहां पे क्या बना था? हाँ, 1 बाई 3 एम जी साइन थीटा। यहां पे क्या बना था? 2 बाई 7 एम जी साइन थीटा। यही आंसर हमारे पास 2011 वाले सवाल में है। अब अगर हम म्यू की बात करेंगे, व्हाट इज दिस? इज फ्रिक्शन। एंड अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन की बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन में हमारे पास क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन में अगर हम देखेंगे वो हमारे पास म्यू है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा है ये। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 tan थीटा, रिंग के लिए आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा कितना? 2 बाई 3 tan थीटा आएगा। क्या यही है? 2 बाई 5। हाँ, मेरा 3 एंड 5 एक ही लगा है, गलती आपकी नहीं है। तो ये हमारे पास 5 है और यहां पे हमारे पास 1 बाई 3 tan थीटा आएगा। क्या? बस एम जी साइन थीटा के बदले क्या लिखना है? tan थीटा कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन में। तो ये कितना बनेगा? 2 बाई 7, यहां पे आएगा tan ऑफ थीटा। क्लियर बात? शाबाश। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम वेलोसिटी, बिकॉज हम पढ़ते हैं क्या है? काइनेमेटिक्स ऑफ दिस, है ना? अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये तो फ्रिक्शन था। इसके 3 क्वेश्चंस आए थे जो आपके इससे हो जाते हैं, वो मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, फ्रिक्शन के। अभी इसका है अभी डायरेक्शन वाला, वो मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव में बताऊंगा सारा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, दैट्स व्हाट यू कॉल इट, वेलोसिटी ऑन इंक्लाइन प्लेन। वेलोसिटी ऑन इंक्लाइन प्लेन। मुझे बता दो, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी लगा सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी इधर पे? इधर पे तो नहीं लगी, लगा तो सकते हैं बट यहां पे नहीं लगी, बिकॉज यहां पे फ्रिक्शन का फोर्स 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम यहां पे लगा देंगे सिंपल इक्वेशन। कौन सी? हमारे पास इक्वेशन जो है, मान ले जब यह, मुझे बता दो, जब ये बॉडी जो आएगी यहां से, क्या जब ये बॉडी यहां से आ रही है, तो मुझे बताइए, बॉडी यहां से आएगी, इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये इनिशियली रेस्ट में है, फाइनली जो होगा इसके पास नो डाउट इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज तभी तो एसीएम आ रहा है। तभी तो एसीएम आ रहा है, अदरवाइज अगर एसीएम नहीं, अगर एसीएम का वैल्यू 0, वेलोसिटी या तो 0 होती है तो कांस्टेंट होती। ठीक, अगर एसीएम एडजस्टमेंट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोई फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो हो जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ये किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगा, इसके पास तो वेलोसिटी होगी ना, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट के लिए। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा? मैं ये लिखूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एसीएम इंटू एस, वही है ना? दिस इज एस, दिस इज एस। क्लियर बात है क्या? ये हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास हाइट एच है। तू समझा? ये हमारे पास थीटा एंगल है। हाँ ना तो बोलो। ओके, आप जरा मुझे बताइए, क्या हम यहां पे बोलेंगे ये वाला वैल्यू हमारे पास 0 बनेगा? v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एसीएम इंटू हमारे पास आएगा एस। नाउ मुझे बता दो, क्या ये एसीएम हम जानते हैं किसके बराबर है? जी साइन थीटा इंटू बीटा, है ना? जी साइन थीटा इंटू बीटा। तो हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू हमारे पास होगा बीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास एस, वही है ना? तो हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पे लिखूंगा मैं 2 जी इंटू एस इंटू साइन थीटा इंटू बीटा, वही है ना? वही है क्या? ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन रही है। अगर आपके पास इक्वेशन जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ द एच होगी, किसमें होगी? तो हमारे पास यहां पे साइन थीटा का वैल्यू जो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस नहीं होगा, परपेंडिकुलर इज एच और बेस इज जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एस। एस का वैल्यू जो हमारे पास होगा एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा नहीं होगा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा क्या हुआ? कैंसल। तो v का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2gh इंटू बीटा। क्लियर बात है क्या? ये तब होगा जब इन टर्म्स ऑफ h है, जब वही डिस्टेंस आपको गिवन होगी तब आप ये वाली फॉर्मूला लगाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अब मुझे बताओ, जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी, जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? उसके लिए टाइम कम होगा ना फिर। अब अगर मैं बोलूंगा आपको, मैंने दो चार बॉडीज को ऊपर रखा, मैं इनको एक साथ रिलीज कर रहा हूं, पता है सबसे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी? सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी जिसका सबसे ज्यादा बीटा वैल्यू होगा। मास सेम है, हाइट सेम है, जी सेम है, सारी कंडीशंस मैंने सेम रखे हैं। ठीक है, बस मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ बीटा वैल्यू का मैं चेंज कर रहा हूं, बीटा वैल्यू जिसका ज्यादा उसका, बिकॉज ये टू तो सारों के लिए सेम है, जी सारों के लिए सेम है, एच सारों के लिए सेम है, तो अगर वेरी कर रहा है वो तो बीटा ही वेरी कर रहा है ना, तो इसलिए ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है बीटा की। अब ज्यादा जनरली जो क्वेश्चन दिया जाता है नीट में वो बोलते हैं मैंने हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को रखा ऊपर, मुझे बताइए बोलो सबसे पहले कौन नीचे आएगा? सर सबसे पहले वो आएगा जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा होगा। अब बीटा वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं ना, मैं बोलूंगा मुझे बताइए सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी? सर सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा। समझ में बात आई क्या? ओके, ये तरीका है सोचने का। ठीक, फिजिक्स की सबसे बेस्ट किताब जो मुझे पसंद आई है वो है एररलेस, जो मैं पढ़ता हूँ यार, जब जब मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह देखना तो मैं उसी से देखता हूँ। ठीक है, उसने भी लिखा है बट उसने इस हिसाब से नहीं लिखा, अगर अब वो पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे। उसने टेबल में लिखे हैं, उसने भी ऐसे टेबल बनाए, बट वहां पे ना मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या कहाँ से इसने यूज किया और आर कहाँ से यूज किया, तो इसलिए जो मैंने पढ़ाया इससे बाहर आपको ये जो है ये हर एक क्वेश्चन में जो पैटर्न पे आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन को मैंने अप्लाई किया है, हर एक क्वेश्चन पे सॉल्व हो रहे हैं। अब मैंने आपके लिए क्यों किताब के नहीं लाए, मुझे लगा कि आप बोलोगे किताब पे तो सॉल्व हो जाएगा, हमारे डीपीपी पे तो सॉल्व ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपका वो डीपीपी लाया। ठीक, अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। आप दूसरी चीज मैं बताता हूँ आपको, फिर इसके बाद दोनों का हम वहां पे लिखेंगे टेबल में। मुझे बता कि जो हमारे पास यहाँ पे मुझे बता दो कि अगर मैं टाइम की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा मैं? टाइम की बात करूंगा मैं। तो यहां से टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम हमारे पास होगा, अगर मुझे एच वैल्यू या एस वैल्यू गिवन होगा, मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वही है ना, एसीएम हम इसको बोलेंगे, है ना। तो मुझे बता दो ये हमारे पास एस वैल्यू है, ये हमारे पास जीरो नहीं होगा, 0+1/2 एसीएम इंटू टी स्क्वायर। तो मुझे बताइए एस इज इक्वल इंटू 2 डिवाइडेड बाई एसीएम जो हमारे पास होगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मुझे बता दो एसीएम किसके बराबर? जी साइन थीटा इंटू बीटा, वही है ना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ट्वाइस एस डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा इंटू हमारे पास होगा बीटा इज इक्वल टू टी। यहां पे रूट हम लिखेंगे तो ये बनेगा टी के बराबर। अगर बीटा के साथ इसको टाइम को बीटा के साथ क्या रिलेशन, जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा उसको टाइम क्या लगेगा, तो इनडायरेक्टली उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी ना। समझ में बात आ रही है? जो मैं यहां पे बोल रहा था वो यहां पर भी तो सही आ रहा है। मैं यहां से बोला जो था वो यहां पर भी वही मिल रहा है। मैंने यहां से बोला था जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसको टाइम कम लगेगा, वही बोला था। यहां पे बोल रहा हूं कि जिसका बीटा वैल्यू ज्यादा है उसका टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसका टाइम लगेगा कम, वही तो बोल रहा हूं। समझ बात आ रही क्या? ये हमारे पास टाइम के लिए है। अगर आपको इसको हाइट के टर्म्स में देखना होगा तो आप क्या लिखोगे, आपको मैंने सिखाया एच का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच का वैल्यू एच बाई साइन थीटा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये ट्वाइस ऑफ एच डिवाइडेड बाई जी, और यहां पे साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, वही होगा ना, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा इज इक्वल टू टी। ये भी एक इक्वेशन बनते हैं किसकी? शाबाश, क्लियर बात? आया क्या? जरा देख, मुझे बता, अगर मैं यहां से लिखूंगा, आप यहां पे मुझे लिखना है वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू बीटा, वही है ना, एच के टर्म्स में है। तो हमारे पास अगर अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू बनेगा वी ऑफ रिंग जो हमारे पास होगा, दैट मीन 2gh इंटू 1/2 होगा ना ये बीटा के टर्म्स में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे हम 3/5 है ये, 3/5 ये हो जाएगा हमारे पास, असल में 2 2 हो गया कैंसल है ना, तो इसको यहां पे अच्छे से रिजल्ट बना बिकॉज इसी के फॉर्म में आ जाता है जीएच। यहां पे बनेगा 6, ये बनेगा यहां पे हमारे पास 2 × 3 हो गया 6, 6/5, 6/5, और क्या हो जाएगा जी इंटू एच। यहां पे क्या बनेगा, जो कितने अच्छे आंसर सारे, 4/3,
जी एच। यस। और यहां से क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 10/7 जी एच। ये आया क्या? अब देख सवाल, यही आंसर है। सॉलिड स्टेट का ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन में। अब आप करो, मैं तब तक देखता हूँ क्वेश्चन मिलूँ तो किसना। हाँ हाँ हाँ, लास्ट है 10/7 जी एच। क्वेश्चन दिखाऊं अब? वो वाला लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है। हो गए परेशान, देख। सुन सुन सुन, मुझे बता दो, जो मैंने रिजल्ट बनाया वहां से मैंने कोई फ्रिक्शन यूज किया क्या? जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो वहां पे कोई कोफिशिएंट तो फ्रिक्शन आया क्या? बीटा में कहीं पे फ्रिक्शन नजर आ रहा है क्या? बीटा मैंने पहले ही निकाला था ना। उस टाइम तो मैं जो फ्रिक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो दैट मीन जो मेरे रिजल्ट आया मेरे पास, जो रिजल्ट मेरे पास है उसमें तो कहीं पे फ्रिक्शन की जिक्र ही नहीं है। यानी कि ये जो रिजल्ट हमारे पास है तो फ्रिक्शन पे इंडिपेंडेंट है। अगर फ्रिक्शन पे इंडिपेंडेंट, अगर अब हमारे पास फ्रिक्शन सिस्टम में है या फ्रिक्शन सिस्टम में नहीं है, क्या ये दो रिजल्ट इस पे काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो इसका मतलब जो रिजल्ट आए हमारे पास ये ऑलरेडी फ्रिक्शन को करके है। ठीक, तो फ्रिक्शन या सरफेस पे रखूं या फ्रिक्शन विद सरफेस रखूंगा तो यही तो बनेंगे। ठीक है, उसको मैं दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं दिखा रहा हूं आपको कि ऑप्शंस मेरे पास सेम आ रहे हैं। जो मैंने निकाला उसका कहां गया वो? आई बात समझ? अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, लिखो। ये समझ आया क्या? अब हमारे पास कहां गया वो टेबल? किसका? जो मैंने अभी दिया क्वेश्चन, साउंड नहीं तो है, रूट में था पहला ही ऑप्शन। टेबल मकड़ा पर रोटेशन मकड़ी थी। ठीक, फिलहाल मुझे करने दो। अब जरा ध्यान से समझना। अभी आप बोर नहीं होना, बाकी सॉरी साल बोर नहीं होना। मुझे बता दो, अभी हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट ऑन टाइम? टाइम किसके बराबर आया था? अंडर रूट ऑफ क्या आया था? 2h डिवाइडेड बाई जी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू बीटा, वही है ना? ये हमारे पास हो गया। तो अब मुझे बताइए क्या बनेगा यहाँ पे टाइम का वैल्यू? टाइम का वैल्यू हो जाएगा 1/2 है ना, तो ऊपर आ जाएगा, बनेगा अंडर रूट ऑफ 4h जी साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ? तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास है अंडर रूट, यहां पे 3/5 है, यानी कि 10/3 वही होगा, h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा। इसमें डायरेक्टली आंसर सॉल्व करना ही नहीं पड़ता क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए चीजें, थोड़ा सा इमेज वगैरह आपको खुद आएगा फिर दिमाग में कि क्या है इसका आंसर। ये आया समझ क्या? फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना है 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा, दैट मीन 6, 2gh हो ना, दैट मीन 6h डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 3 साइन जी साइन स्क्वायर थीटा, वही है क्या? तो वो बनेगा 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे सीधे लिख लो 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, जानबूझ के मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपसे ताकि आपको ये याद रहेगा, जितना बार बार आप इसको लिखोगे उतना याद रहेगा आपको। आपको एक होता है समझ आना, दूसरा याद कितना रहा वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बता दो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 दैट मीन 7, 14/5। ठीक है ना? किधर पे? अच्छा, क्यों? अच्छा 2/3 है क्या? 2/3 बीटा नीचे है ना? अच्छा 2 भी है साथ इसको, तो ये कितना बनेगा फिर? 3। अब ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट।
हाँ, बस लास्ट है, बस एक टॉपिक रहा है हॉरिजॉन्टल वाला। अभी हम रोलिंग वाला पढ़ रहे थे ना, इंक्लाइन प्लेन, अभी एक ही टॉपिक बचा है, वो है हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, फिर हम कल करेंगे, फिर आधा घंटा लगेगा मंडे को, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन से, वो पुली वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, रोटेशन विद पुली, बस वो लास्ट है। और उसी टाइम पे मैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम को और पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और क्वेश्चन उसके ऊपर, तो हो गया रोटेशन, इसके बाहर में कुछ नहीं है। चलो हाँ हाँ, लास्ट है 14/5 एच जी साइन स्क्वायर थीटा। चलो बेटे, अब हम नेक्स्ट वन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। 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 आपको देखिए पता मुझे क्या याद आता है, मुझे अपने कॉलेज के दिन, मेरा जो रूममेट था वो था नेपाल का, ना उसको मेरा समझ आता था ना मुझे उसका समझ आता था। ठीक है, तो फिर इसके बाद वो भी शाम को अपनी वो कोने में बैठता था, फोन चला रहा था, वो मुझे क्या बोलता हुआ मैं उसको क्या बोलता। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप आपस में बात करते इरिटेट कौन होता है, मैं। ओके चलो नेक्स्ट। तो हमारे पास यहां पे अब हमें पढ़ना है कौन सा मोशन, हमें पढ़ना है रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल। अब आपसे सवाल है, क्या लग रहा है आपको हॉरिजॉन्टल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और ना वर्टिकल ना इंक्लाइन सरफेस पे क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, क्यों पढ़ना पड़ा इनको अलग अलग, एक ही जगह पे पढ़ लेते हैं, सर थीटा का वैल्यू 0 करेंगे तो हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना। यही होगा एक फर्क, एक फर्क तो ये है, चलो मानता हूं मैं। दूसरी फर्क बताओ, अभी मैंने देखो देखो एक रोटेशन मोशन आपको मैंने पहले बोला था कि पढ़ने के हिसाब से, सुनने के हिसाब से ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, लोग बोलेंगे आपको, अगर आपको इसको सीरियल के तरीके से याद रखोगे ना तब ये बहुत आसान है। आपने जब रोलिंग मोशन एंड इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ा ना, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं लगाया, एम जी साइन थीटा तो उसने खुद ही क्रिएट करा, फ्रिक्शन फोर्स तो ऑलरेडी सरफेस की प्रॉपर्टी थी, बट जब आप इसी बॉडी को सरफेस पे रखोगे ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। आप ये फोर्स जो लगाएगा आप, ये तो डिफरेंट कंडीशन पे लगा सकते हैं आप। जो हमारे पास बॉडी है, आप इसको टॉप पे लगा सकते हैं, सेंटर पे लगा सकते हैं, बॉटम पे लगा सकते हैं, तो आप कितने केस पढ़ने पड़ेंगे वो मुझे इमेजिन हो रहा है। ठीक है, तो 2-4 केसेस तो है। अब इसके बाद जब मैं ये केसेस खत्म करूंगा ना, आपको फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी कहीं पे, ना आपको डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी कहीं पे, सीधे आप जैसे आपने इन क्वेश्चन का आंसर बोला वैसे आप बोलोगे, बस आप 15 मिनट आपको ये परेशान करेगा। ठीक, जैसे कि वो वाला केस करा था, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने चूज करी, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉडी को रखा, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक, मुझे बता दो ये हमारे पास सेंटर है, जब ये सेंटर मेरे पास है, सेंटर ऑफ द मास है, और यहां पे हमारे पास फ्रिक्शन है, और ये हमारे पास ओमेगा से घूमेगा ना, तभी तो रोलिंग है। अब जरा ध्यान से समझना कि ये हमारे पास रेडियस आर है, ये रेडियस आर है मेरे पास। पहली बात आपके लिए जो आपको परेशान करेगा, अब इसके बाद आपकी मर्जी है, जहां से फ्रिक्शन मानना है मान लो। ठीक है, बाद में कंडीशन बताऊंगा, आपका आंसर अगर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट करना है, जैसे किरचॉफ में कर रहे थे। ठीक है, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, जब तक मैं इसको डिराइव करूंगा, समझाऊंगा क्या क्या हो रहा है। मुझे बता दो, मैंने माना कि फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स दे दिया। ठीक, या तो मुझे सेंटर पे देना पड़ेगा फोर्स, या तो मैं ऊपर दूंगा फोर्स। में एक जनरल केस लूंगा, हाइट एच पे मैं फोर्स दे रहा हूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया कुछ हाइट पे, ये हाइट मैंने यहां से ले ली, जिसको मैं एच बोल रहा हूं, यहां से मैंने फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, अब हमारे पास कंडीशन तो दो है, या तो ये तो ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा, और ये तो हमारे पास रोटेशन मोशन भी करेगा। तो पहले मैं इक्वेशन कौन सी लिखूंगा, मैंने लिखा एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस हमारे पास कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है, इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, न्यूटन साहब ने बोला मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास हमारे पास रिंग आएगा, और हमारे पास यहाँ पे एसीएम आ जाएगा, जो हम जनरली बोलते हैं, है कि नहीं। अब दूसरी बात ये कि अगर आपने ये फोर्स सेंटर से पास कराया होता तो कोई टॉर्क नहीं लगता इस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, क्योंकि मैंने बोला कि जो पॉइंट, जो फोर्स सेंटर ऑफ द मास से पास हो जाएगा, वहां पे आर का वैल्यू कितना होगा, 0। जब आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट मीन टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला टॉर्क लगना चाहिए,
जब टॉर्क लगेगा तभी तो मेरे पास अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, तभी तो मैं फिर शॉर्टकट्स बना पाऊंगा। मैंने जनरल केस लिया एच हाइट वाला, मैंने यहां से इस हाइट पे इसको क्या किया, मैंने इस हाइट पे यहां पे फोर्स लगा दिया। जब हाइट एच पे फोर्स लगाया, क्या ये हमारे पास टॉर्क क्रिएट कराएगा? यस सर करा देगा। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा हाथ रखूंगा सेंटर पे, कहां पे रखूंगा, सेंटर पे हाथ रखूंगा, फिंगर्स रखूंगा उधर की तरफ जिधर की तरफ फोर्स लगने वाला होगा, है ना, पॉइंट की तरफ। फिर कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट, तो इसका वजह से टॉर्क किधर, समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास जो एफ टॉर्क जो होगा एफ की वजह से, वो हमारे पास किधर की तरफ है, इनवर्ड है, वही है ना। जरा मैंने बोला आपको कि सेंटर पे हाथ रखूंगा, फिंगर्स रखूंगा किधर की तरफ, जिधर की तरफ हमारे पास फ्रिक्शन लगने वाला होगा। किस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा, इस पॉइंट पे। मैंने क्या माना, मैंने माना फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है, ठीक। तो क्या किया मैंने इधर से, तो हमारे पास इनको कर्ल करा, तो थंब किधर आया, बाहर। जब थंब बाहर आएगा तो टार किधर लगेगा, चार किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तोड़ना नहीं है, ये खुद बता देगा। तो हमारे पास पहले सेंटर पे रखा, फिंगर्स को किधर की तरफ रखा, फ्रिक्शन की तरफ। फिर इसके बाद इनको कर्ल करना है, जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ना, तो फिंगर्स को भी उधर की तरफ मोड़ना है, थंब आएगा बाहर। तो थंब आएगा बाहर, मुझे बता दो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आएगा ये बाहर की तरफ। मुझे बता अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर एक बाहर। तो हमारे पास, मुझे बता दो क्या मैं माइनस करूं प्लस करूं, माइनस करता हूं, जरा ध्यान से समझना। टॉर्क हमारे पास है, टॉर्क बाय एफ माइनस टॉर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जो मैं जानता हूं, नॉर्मल केस तो है ही है। क्या मैं इसके बदले क्या लिखूंगा, टॉर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एफ इंटू एच हमारे पास है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके लिए तो एच है ना, तो एफ इंटू एच आया, माइनस लिखूंगा मैं फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। क्लियर बात। मुझे बता, ये इक्वेशन नंबर 1 बोला मैं, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2 को बनाने वाला हूं मैं। पहले में अल्फा को, प्योर रोलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, प्योर रोलिंग ही हमारा कॉन्सेप्ट है। प्योर रोलिंग के लिए अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होता है, प्योर रोलिंग के लिए अल्फा का वैल्यू होता है एसीएम बाय आर, वही है ना, एसीएम बाय आर। तो मैं क्या करूंगा, एफ एच माइनस स्मॉल एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई एसीएम बाय क्या हो जाएगा, आर, वही है ना। मैं चाहता हूं कुछ ऐसा आए ना, आना चाहिए आंसर, आंसर ऐसा आना चाहिए, आई एसीएम बाय आर स्क्वायर, कुछ ऐसा बनना चाहिए, ताकि वो आंसर में मुझे पता है किससे कैसे बनेगा, वो बनेगा बीटा के टर्म्स में बनेगा ना, ऐसा ही तो हम कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से चाहता हूं कि आर कुछ बाहर आना चाहिए। जब आर बाहर आ जाएगा तो मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पहले मैं निकालूंगा, इसमें से मैं निकालूंगा आर का वैल्यू कॉमन। कैसे निकलेगा आर का वैल्यू कॉमन, जरा बताइए। इसका आर वैल्यू अगर मैं कॉमन निकालूंगा, मैं लिखूंगा आर इंटू एफ इंटू एच बाय आर, वही होगा ना, क्योंकि जब मैंने आर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तभी तो आएगा बाहर। फिर इसके बाद यहां से क्या है, यहां से है माइनस इंटू एफ, क्योंकि इसका तो आर बाहर आया, ठीक है, इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, आई ए सी एम बाय आर, वही होगा क्या। तो हमारे पास एफ इंटू एच माइनस एफ डिवाइडेड बाय इसका आर इज इक्वल टू आई ए सी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नहीं होगा क्योंकि आर अब नीचे आया, ठीक है, बस थोड़े बहुत अब है, हो गया। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोलता हूं, क्या बोलता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। सर आप डेराइव क्यों कर रहे हो, डेराइव में इसलिए कर रहा हूं ताकि तो आपको पूरा समझ आ जाएगा हो क्या रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आंसर, मतलब आंसर निकालना आसान होता है क्वेश्चन का। मुझे बता कि यहां से मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं ऐड कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास फ्रिक्शन तो खत्म ही हो जाएगा। ये फ्रिक्शन मत लेना, शुना प्लस में माइनस में हो जाएगा खत्म, सर हो गया खत्म। अब ये वाला जब मैं ऐड किया तो खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहां पे एफ एच बाय आर प्लस क्या, एफ इज इक्वल, यहां से क्या आएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास ये वाले लिखाना है, आई ए सी एम बाय आर स्क्वायर प्लस क्या, एम ए सी एम, वही है ना। थोड़ा सा शॉर्टकट फिर में मुझे प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे। लिखना यही है बट थोड़ा सा जब मैं कॉमन निकालूंगा मुझे पता रिजल्ट क्या लाना है, तो इसलिए मैं उसको इस हिसाब से लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहां पे, मैंने लिखा एफ प्लस एफ एच बाय आर, वही है, यही हुआ ना, फिर से वही, बस उल्टा बोला, इज इक्वल किसके बराबर है, यहां पे हमारे पास क्या शो, एम ए सी एम प्लस क्या शो, आई ए सी एम डिवाइडेड बाय क्या शो, आर स्क्वायर, वही है ना। ओके ग्रेट, जरा ध्यान से समझना आप मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने एफ को लिया कॉमन, जब मैंने एफ को कॉमन लिया तो क्या आएगा, एफ को लिया कॉमन तो हमारे पास बनेगा यहां पे 1 प्लस एच बाई आर, क्लियर। एफ को जो कॉमन लिया क्या बनेगा, 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू, यहां से क्या किया, यहां से एसीएम को कॉमन लिया, एसीएम को लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एम, ठीक है, एसीएम। क्या मैं इसको एम के स्क्वायर लिख सकता हूं, आई को,
तो हमारे पास F इज इक्वल टू F इंटू 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू ACM, तो मैंने वही रखा, इंटू मैंने लिखा M, प्लस यहां पे M के स्क्वायर डिवाइडेड बाई होगा R स्क्वायर। कुछ बन रहा है बीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो मेरा मकसद पहले ही होता है, अंदाजा वही होता है कि मुझे इसको बीटा के टर्म्स में लाना, इसीलिए मैं ये उधर उधर कर रहा हूं। तो हमारे पास बनेगा क्या, बनेगा F इंटू 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू ACM, वही होगा क्या, इंटू M को मैं निकालूंगा बाहर, तो बनेगा क्या, M को बाहर निकालूंगा अब, तो हमारे पास निकलेगा M को नहीं बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर, क्या ये 1 बाई बीटा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे इसको क्या लिखूंगा, मैं 1 बाई बीटा, तो मैं अगर ACM का वैल्यू निकालना होगा, क्या मैं लिखूंगा यहां पे F इंटू 1 प्लस एच बाई आर डिवाइडेड में क्या करूंगा मैं M इंटू ये सारा टर्म डिवाइड हो जाएगा ना, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा ना। ये हमारे पास एक रिलेशन बनती है, इसको बीटा भी लिख सकते हैं, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये हाइट का वैल्यू कुछ चाहिए था इसके अकॉर्डिंगली। नाउ ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी जब मैंने फोर्स दे दिया F इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर। अब मेरे पास वेरी क्या कर सकता है, H कहां से कहां तक कर सकता है, 0 से लेके 2R तक, 2R तक, क्योंकि ये तो पूरा इसी का तो है, 0 से लेके 2R तक। दैट्स द वे मैंने इसको क्या माना, मैंने इसको एक देखो, M कांस्टेंट है ना, चेंज तो नहीं होगा, 1 कांस्टेंट है तो चेंज तो नहीं होगा, K कांस्टेंट चेंज तो नहीं होगा, R कांस्टेंट चेंज तो नहीं होगा, R कांस्टेंट, F मैं दे रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, सिर्फ अगर वेरी होगा क्या होगा, H होगा ना, H होगा वेरी। तो इसको लिखो, अब मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा क्या क्या दे सकता है हमें, लिखो इसको, मगर घर में एक दो बार ही पढ़ लेना, ठीक है। ये आज नहीं पढ़ोगे फिर कभी नहीं पढ़ोगे, एग्जाम के दिन भी नहीं पढ़ोगे। हाँ क्या है, मुश्किल है, क्या टेस्ट है, किस चैप्टर का, वर्क पावर एनर्जी कोल्यूजन दिया फिर से, तो पुस्तक शो पता करना था। अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपकी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है। मैंने आपको कभी बोला ही नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, खुद हो जाता स्कोर। जब आप अभी आप 6 घंटे यहाँ पे पढ़ोगे, कॉमन सेंस की बात है, आप घर में नहीं पढ़ पाओगे। जब इंसान स्कोर, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट आपको लगभग लगभग अगर आप यहाँ पे 6 खुद पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे, 12, फिर उसके बाद एग्जाम का प्रेशर 3 घंटे हो जाएंगे, 15 घंटे पढ़ोगे, ठीक है ना। बट फिलहाल तो आपको यहाँ से जाना होता है और सोना होता है। हम भी तो यही करते थे, फिर शाम को खाना खाते फिर सोते हैं, है ना, यही तो है। फिर बोलते हैं सुबह सवेरे उठूंगा 6 बजे, किसी भी हाल में 6 बजे उठूंगा मैं। जब सुबह 6 बजते हैं, रिंग हो जाती है, फिर बोलते हैं आज शाम को मैं खाना खा के फिर पढ़ूंगा सुबह 6 बजे तक। जब शाम को खाना खाते फिर सो जाते हैं, यही होता है। अब आप तो फिर भी ठीक ठाक ही है। मैं अपने रूम की लाइटें खुली रखता था ताकि घर वालों को लगेगा बंदा पढ़ रहा है, और मैं सो ही जाता था। स्टूडेंट की लाइफ में नींद को बहुत मजा आता है। जब एग्जाम होता है नींद इतनी प्यारी होने लगती है, एग्जाम खत्म हो जाता लगता है कि अब मैं सो जाऊंगा कंटिन्यू, फिर वो नींद नहीं आती है ना। असल में ये नींद आती इसलिए है बिकॉज हमारा दिमाग एग्जॉस्ट होता है, तो नींद आती है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है, दिमाग एग्जॉस्ट हुआ ही नहीं, नींद कहाँ से आएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये होता है। मास्टर मुझे एग्जाम जाऊँ तो मुझे याद, मुझे पता है ना क्या क्या हो रहा है। हो गया क्या, मगर समझ के लिखना, जिम्मेदारी नहीं होती एक्स्ट्रा, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट समझ के लिखो। क्योंकि मुझे पता ही है मेरे बगैर ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं, इसलिए जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आपका है। इससे बाहर आपको न मिलेगा ना कोई ऐसा पढ़ाएगा आपको, वो पढ़ाएंगे वो ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे किताबों पे लिखा हुआ है। इसमें बहुत मेहनत की है मैंने। हाँ कौन सा वाला, ये वाला सेटअप, इससे पहला वाला सेटअप, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ देखो क्या किया मैंने, एसीएम जो है यहाँ पे एम अपना ही था, मैंने आई के बदले लिखा, मुझे आई पता एम के स्क्वायर के बराबर होता है। एम के स्क्वायर लिखा जो भी अपना आर स्क्वायर ही था, एम को लिया इस वाले सेटअप में कॉमन, तो यह बनेगा एम का बाहर निकाला 1 बचेगा ना, प्लस क्या आएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आए समझ, एम को बाहर निकाला बच गया हमारे पास 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फ्लूइड में से भी जबरदस्त पढ़ाता हूँ, ऐसा चंद तो तूफान ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ये 4-5 चैप्टर्स मुझे जो किसी को नहीं आते वही मुझे आते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में क्या बताऊंगा मैं आपको, मैं टीचर हूँ, मुझे बताओ, ठीक है।
इसलिए अब जरा मुझे बताओ, ये हमारे पास ए ऑफ द सेंटर ऑफ द मास होगा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इक्वेशन बताना मेरे को, हुआ था? मंडे को खत्म हो जाएगा ये, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स। हमने ग्रेविटेशन पढ़ा ना ऑलरेडी, हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद बल्क, मतलब फ्लूइड्स, सॉलिड्स, फिर इसके बाद थर्मोफिजिक्स। थर्मोफिजिक्स मुझे ज्यादा नहीं लगेगी बिकॉज आपने पढ़ा है ना वो। ओके, तेरे को समझ आई बात? अब जरा ध्यान से समझना, मुझे बता दो क्या बनी थी इक्वेशन, ACM इज इक्वल F इंटू 1 प्लस एच बाई आर इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वही है ना? कुछ ऐसा इक्वेशन था। मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, ध्यान से समझना, मैं आप रिजल्ट कैसे निकाल के दूंगा आपको। आपको याद कुछ नहीं रखना है, मैं नहीं बोलूँ आपको इक्वेशन को याद रखना है जो मैंने डिराइव की इतना लंबा करके, बस वो मसला था कि फील करोगे आप होता क्या है। मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ F, ये हमारे पास बाई M इंटू 1 प्लस एच बाई आर, ये है वाला जो हमारे पास वेरिएबल चीज है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई बीटा? तो बीटा ऊपर आएगा ना, ACM इज इक्वल F बाई M इंटू 1 प्लस एच बाई आर इंटू हमारे पास होगा बीटा, वही होगा। नाउ देखो आप, हमारे पास रिजल्ट्स कितने आसान हो जाएंगे, समझना। अगर मैं ये बोलूंगा इफ फोर्स एक्ट्स एट सेंटर, जब ये सेंटर पे लगेगा तो एच का वैल्यू कितना होगा फिर, 0। तो हमारे पास एसीएम का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एसीएम होगा बराबर एफ बाई एम इंटू 1 प्लस 0 बाई आर, नहीं हुआ? इसीलिए मैंने जब देखा था, मुझे पता था मुझे 0 को बनाना है, एच को 0 बना, अगर यहाँ पे 0 बनता ये पूरी टर्म 0 हो जाती ना, तो इसीलिए मैंने वहां पे फिर उधर इधर किया था। ठीक, तो हमारे पास एसीएम का जो वैल्यू होगा वो कितना बनेगा, वो बराबर एफ बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। इसे बेस्ट रिजल्ट क्या दे सकता हूं आप, इफ फोर्स एक्ट्स एट सेंटर, जब बॉडी के सेंटर पे लगेगा, एच का वैल्यू 0 हुआ ना, एच कहां था, सेंटर से लेके वहां तक, जब मैंने सेंटर पे तो फोर्स दे दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एफ बाई एम इंटू बीटा। ठीक, एफ बाई एम इंटू बीटा। बट इतना समझ आया ये, मगर सारा जो है इन प्रेजेंस ऑफ द सफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि स्मूथ सरफेस हमारे पास नहीं है, हमारे पास रफ सरफेस है, जब यहाँ पे घूम रहा है। अगर आपके पास इफ म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0, तो एक्सेलरेशन सीधे लिखना है अब हम, तब हमारे पास ये तो पड़ा है ना, यही तो लॉज ऑफ मोशन था। ठीक है, बीटा तब आएगा जब हमारे पास क्या होगा, ये वाला वैल्यू हो जाए। क्लियर बात है? अब और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अभी इसमें चेंज है, इसमें चेंज, अगर हमारे पास फोर्स लगा टॉप पे, फोर्स लगा सेंटर से लेके टॉप तक कितना है, यानी कि जब हमारे पास H इज इक्वल टू आर के बराबर है, H इज इक्वल टू आर के बराबर है, तब मुझे बताइए क्या लिखेंगे हम, ए ऑफ सेंटर ऑफ द मास, ए ऑफ सेंटर ऑफ सीएम इज इक्वल टू एफ बाई एम इंटू 1 प्लस आर बाई आर, नहीं हुआ, इंटू हमारे पास बीटा था, तो हमारे पास एसीएम का जो वैल्यू होगा वो कितना बनेगा, एफ बाई एम इंटू क्या आ जाएगा इधर से, 1 प्लस 1 हो गया 2, है ना? तो इसका मतलब एसीएम का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना बनेगा, ट्वाइस एफ बाई एम इंटू बीटा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, जब आर पे और आर पे था ना। ठीक है, मुझे डिराइव नहीं करना है, बस मैं बोल रहा हूं, जब मैंने इन दो इक्वेशंस को कंबाइन किया, जब मैंने इन दो इक्वेशंस को कंबाइन किया, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा जिसकी वजह से अब आपको डायरेक्शन ढूंढनी ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको डायरेक्शन ढूंढनी। देखो क्या बनेगी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बनेगी एसीएम इज इक्वल टू एफ इंटू एच बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई, जब दो इक्वेशंस को मैंने कंबाइन किया, किधर गया ये, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या था ये, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वही था ना? क्या ये बीटा था? तो हमारे पास सिंपल बात क्या है, बाकी जो भी है उसको छोड़ना है, आपको बस ऊपर वाली टर्म को देखना, ए से एम इज इक्वल किसके बराबर होगा, एफ इंटू एच बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर इंटू हमारे आर स्क्वायर इंटू बीटा। अब समझना, अब केस फर्स्ट,
मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, रिजल्ट कहां से लाया मैंने इसको निकाला है, अब मैं बस लिखा रहा हूं, मैंने इस इक्वेशन को h इक्वल 0 पे और h इक्वल r पे कंबाइन किया, ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट ऐसा कुछ बन रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, f इज इक्वल टू h बाई r माइनस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर बेटा। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमें बहुत परेशान किया था फ्रिक्शन में भी, इससे पहले भी डायरेक्शन ढूंढने में, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर हमारे पास h, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास h बाई r जो है वो बराबर होगा k स्क्वायर बाई r स्क्वायर के, तब हमारे पास बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा 0। क्या लगेगा, क्या लगेगा, जब हमारे पास h बाई r का वैल्यू k स्क्वायर बाई r के बराबर हो जाएगा, तब हमारे पास क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के ऊपर 0। पहले क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में आंसर नहीं कर पाए तब बता देना, ये वाला क्वेश्चन है ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग इज, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं ये 7 मिनट में, ध्यान से समझना किधर गया। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ये तो कब होगा, जब ये दोनों कंडीशंस बराबर होंगे, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लगेगा, कोई भी बॉडी है हमारे पास है, मुझे पता बॉडी चेंज हो जाएगी, उसके लिए रेडियस ऑफ द गायरेशन चेंज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा चेंज, दैट मींस ये डिपेंड तो करेगा रेडियस ऑफ द गायरेशन पे। तो हमारे पास जब ये दोनों इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। जब हमारे पास यहाँ पे h बाई आर का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, किसके बराबर, ग्रेटर देन होगा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मुझे पता तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज हमारे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन h बाई आर माइनस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना, हम चाहते हैं याक वैल्यू ऐसे ज्यादा, जब ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, मींस दैट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया पॉजिटिव, क्या आया पॉजिटिव, जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा मींस दैट फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो फॉरवर्ड साइड में लगेगा, कहां की तरफ लगेगा, फॉरवर्ड, यानी कि जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, वही तो ऑप्शन में था ना, राइट लेफ्ट कुछ, तो हमारे पास हम लिखेंगे इसको फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड। अगर मैं ये बोलूं आपको कि h बाई आर जो हमारे पास होगा वो लेस देन होगा k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब